Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This is मृदुला जांगीर, फैकल्टी ऑफ शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके व्याकरण का एक भाग, निबंध लेखन। बच्चों, निबंध लेखन नी और बंध दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से नियमों में बंधा हुआ। किसी भी व्यक्ति के लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः सबसे अच्छी एवं ठोस कसौटी निबंध होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति के ज्ञान, अनुभव, सोच एवं उसकी भावना को परखा जाता है। अब है निबंध लेखन की परिभाषा। निबंध का अर्थ होता है भली प्रकार से बनी हुई रचना, अर्थात वह गद्य रचना जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। निबंध गद्य लेखन की एक विधा है जिसमें भावों, विचारों को भली प्रकार से बांधकर शुद्ध भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब है बच्चों निबंध लेखन के भाग। निबंध की विषय वस्तु के प्रतिपादन और उसे प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित 3 भागों में उसे बांटा जा सकता है। जैसे पहला है भूमिका एवं अथवा प्रस्तावना। भूमिका लिख सकते हैं या प्रस्तावना लिख सकते हैं। यह निबंध का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके अंतर्गत विषय वस्तु का, जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उस विषय वस्तु का परिचय दिया जाता है, जिससे पाठक को निबंध के अगले भागों को समझने में आसानी होती है। दूसरा पॉइंट है मध्य भाग अथवा विषय का विस्तार। इस भाग के अंतर्गत विषय से संबंधित सामग्री क्रमबद्ध रूप से लिखी जाती है। जो भी विषय हमें निबंध लेखन का दिया जाता है उसका विस्तार से वर्णन हम मध्य भाग में या विषय के विस्तार में कर सकते हैं। इसे ही निबंध का शरीर या निबंध का मूल भाग कहते हैं। अगला पॉइंट है उपसंहार या निष्कर्ष, यानी कि निबंध का अंत हम किस प्रकार से करेंगे। निबंध का अंतिम भाग उपसंहार या निष्कर्ष अथवा समापन कहलाता है। इस भाग के अंतर्गत निबंध का सार दिया जाता है। पूरे निबंध में जो भी हम समझाना चाहते हैं उसका क्या निष्कर्ष निकलता है वह हम इस भाग में लिखते हैं। अब इसके बाद है बच्चों निबंध लेखन के प्रकार। निबंध को रूप, शैली एवं विषय वस्तु के आधार पर निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध और व्याख्यात्मक निबंध। तो ये 4 प्रकार हैं। इन 4 प्रकारों में हम निबंधों को बांटते हैं। वर्णनात्मक निबंध वो होते हैं जिसके अंतर्गत स्थान, व्यक्ति विशेष, ऋतु विशेष आदि से संबंधित निबंध आते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मेरे सपनों का भारत आदि, या वसंत ऋतु से संबंधित जो शीर्षक होते हैं वो इस वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंधों के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर पक्ष विपक्ष में तर्क देकर उसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष आदि पर विचार प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विषय होते हैं जैसे विज्ञान अभिशाप है या वरदान है, तो इसमें हम उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष लिखेंगे। आतंकवाद से संबंधित अगर हमें लिखना हो तो उसमें भी हम उसका नकारात्मक सकारात्मक पॉइंट या उसका पक्ष और विपक्ष इन दोनों को हम बताते हैं। तो इस तरह के जो निबंध होते हैं जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष रखे जाते हैं वह विचारात्मक निबंध की श्रेणी में आते हैं। अगला है बच्चों भावात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में भावों की अधिकता रहती है। हमारे मन के जो विचार हैं, हमारे मन के जो भाव होते हैं उनकी यहाँ पर प्रबलता रहती है। सूक्ति पर आधारित निबंध, लोकोक्ति आदि पर लिखे गए जो निबंध होते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। जैसे परहित सरस धर्म नहीं भाई, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, या काल करे सो आज कर। इस तरह के जो सूक्ति और लोकोक्तियों पर आधारित जो निबंध होते हैं वह भावात्मक निबंध के श्रेणी में आते हैं।
अगला पॉइंट है व्याख्यात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों के अंतर्गत तथ्यों के आधार पर विषयों का विवरण दिया जाता है तथा उस पर सुझाव यानी अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इस तरह के जो निबंध होते हैं इसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित जो निबंध होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध आदि के जो निबंध होते हैं वह इस व्याख्यात्मक श्रेणी के निबंधों के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों इस प्रकार ये आप पहचान सकते हैं कि किस किस तरह के निबंध होते हैं। अब हम देखेंगे निबंध लेखन हेतु नियम, यानी निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें हैं उनको हम पढ़ेंगे। एक श्रेष्ठ निबंध लेखन हेतु निम्नलिखित चरणों को अपनाया जाना आवश्यक है। जैसे निबंध लेखन का सर्वप्रथम चरण यानी पहला जो चरण है वह है शीर्षक का गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया जाना। जो विषय यानी जो शीर्षक हमें निबंध का दिया जा रहा है उसे हमें अच्छी तरह से समझना है और उस पर भली भांति विचार करना है कि ये जो शीर्षक है इसके अनुसार हम जो निबंध लिखेंगे वो किस श्रेणी में आएगा। तो हमें पहले शीर्षक पर गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए। जिस विषय की समुचित जानकारी हो, जो भी शीर्षक आपके दिए जाते हैं 2 से 3 जो शीर्षक हैं आपके पेपर में दिए जाते हैं उनमें से किसी एक शीर्षक को चुनकर आपको निबंध लिखना होता है। तो जो भी आप शीर्षक पर जिस भी शीर्षक पर आप निबंध लिख रहे हैं उस विषय की आपको समुचित जानकारी होनी चाहिए और जिस विषय की आपको समुचित जानकारी हो उसी का चुनाव करना निबंध लेखन के लिए उत्तम होता है। यानी जिसे आप अच्छे से लिख सके उसी पर हमें निबंध लिखना चाहिए। अगला है निबंध लेखन से पहले रूपरेखा का निर्धारण करना चाहिए। पहले हमें मन में ही जो भी हम शीर्षक ले रहे हैं उसकी क्या रूपरेखा होगी, उसे कैसे हम लिखेंगे, वो पूरा अपने मस्तिष्क में पहले उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए और उसके बाद ही हमें निबंध की शुरुआत करनी चाहिए। निबंध का एक अति आवश्यक गुण होता है मौलिकता यानी उसकी वास्तविकता। अतः यथासंभव यानी जितना हो सके निबंध की विषय वस्तु को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना चाहिए। यदि हम कहीं से रटकर लिखेंगे तो वह भाव जो हम अपने विचार जो व्यक्त करना चाहते हैं हम अपने विचारों को व्यक्त न करके दूसरे के विचारों को व्यक्त करेंगे। इसलिए हम जब भी निबंध लिखें हमें निबंध की विषय वस्तु को समझना चाहिए और उसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। निबंध में कठिन शब्दों का प्रयोग न कर सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए और जो भी निबंध हम लिख रहे हैं उसमें बहुत अधिक कठिन शब्दावली का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार कठिन शब्दावली हम का जो अर्थ होता है उसे हम अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं। इसलिए जो सरल भाषा जिसके अर्थ आपको अच्छे से शब्दों के समझ में आए उसी प्रकार की सरल भाषा का प्रयोग ही हमें निबंध लेखन में करना चाहिए। अगला है मुहावरे, सूक्तियों एवं महापुरुषों के कथनों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार निबंध में किया जाना चाहिए। जब हम निबंध लिखते हैं किसी विषय पर तो इस विषय पर जो भी हमारे महापुरुष हैं या कई बार उस विषय से संबंधित हमें मुहावरे या सूक्तियां भी मिल जाती हैं तो उनका हमें जहां उसकी आवश्यकता हो उसके अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इनका प्रयोग करना चाहिए आपको, क्योंकि इससे जो हमारा निबंध है वो बहुत ही प्रभावशाली बन जाता है। निबंध लेखन में समय सीमा का ध्यान रखना अति आवश्यक है। 300 शब्दों की समय सीमा आपके निबंध लेखन की दी गई है तो हमें इतने में ही निबंध लिखने का प्रयास करना चाहिए। अत्यधिक जरूरत से ज़्यादा शब्द सीमा में हमें निबंध नहीं लिखना चाहिए। निबंध का आरंभ ऐसा हो कि पढ़ने वाले की रुचि बढ़े और अंत ऐसा हो कि पढ़ने वाला प्रभावित हो। जब हम निबंध की शुरुआत करें तो इतनी अच्छी भाषा में अच्छे शब्दों का चयन करके सभ्य भाषा का प्रयोग करके हमें निबंध लिखना चाहिए, ताकि जब भी कोई हमारा निबंध पढ़े तो शुरुआत पढ़ने पर ही उसे आगे पढ़ने की रुचि जागृत हो और उसका अंत इतना प्रभावी हो कि जो भी व्यक्ति हमारा निबंध पढ़ रहा है वह उसके निष्कर्ष को देखकर उस पर विचार करने के लिए बाध्य हो जाए। तो इस तरह बच्चों कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखकर आपको निबंध लिखना है। अब हम आगे देखते हैं इसका एक उदाहरण। आपके इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है निबंध से संबंधित। कंप्यूटर
जीवन की अनिवार्यता। ये एक उदाहरण है। आप किस तरह से शब्द सीमा का ध्यान में रखते हुए निबंध लिखेंगे, हम इसका एक उदाहरण यहाँ देख लेते हैं। जैसे जो पहला ये टॉपिक यहाँ दिया हुआ है, कंप्यूटर जीवन की अनिवार्यता। हमारे जीवन में संचार साधनों की वर्तमान व्यवस्था ने दुनिया के विस्तार को संकुचित कर दिया है। संकुचित कर दिया मतलब सिकोड़ दिया है, छोटा कर दिया है। पूरा विश्व एक गांव बन गया है। अब दुनिया सीमित हो गई है, क्योंकि कंप्यूटर और जो अभी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे पूरी दुनिया एक हो गई है, मतलब छोटी हो गई है। अब हम कहीं पर भी बैठे हों, कितनी ही दूर कोई भी व्यक्ति हो, हम उससे आपस में उससे संपर्क बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पूरा विश्व एक गांव बन गया है। टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल आदि ने लोगों के बीच की दूरी को कम कर दिया है। इन सबके विस्तार एवं विस्तृत स्वरूप को परिदृश्य में लाने वाला है कंप्यूटर। वस्तुतः कंप्यूटर ही वह साधन है जिसके माध्यम से संचार माध्यमों का कार्य संचालित हो रहा है। कंप्यूटर ने सूचना तथा संचार क्रांति के विस्तार में अपना अमूल्य योगदान दिया है। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से आज देश के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। बिना इंटरनेट के किसी समाचार माध्यम की कल्पना करना आज संभव ही नहीं है, क्योंकि इंटरनेट ने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ दिया है। सभी समाचार माध्यम इंटरनेट से प्राप्त सूचनाओं तथा आंकड़ों के आधार पर लोगों तक जानकारियां पहुंचाते हैं। टेलीविजन के कार्यक्रमों के निर्माण तथा संचालन में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। टेलीफोन तथा मोबाइल के विस्तार के बारे में आज बिना कंप्यूटर के सोचना संभव नहीं है। कंप्यूटरीकृत टेलीफोन एक्सचेंजों के माध्यम से ही टेलीफोन लाइन कार्यरत है, अर्थात कार्य करती है, जिनके द्वारा हम किसी से भी संपर्क कर पाते हैं। मोबाइल की संपूर्ण गतिविधियों पर कंप्यूटर का वर्चस्व है, यानी कंप्यूटर ही मोबाइल्स को जो है कंट्रोल करता है। इस प्रकार कंप्यूटर का महत्व स्वयं सिद्ध होता है। वर्तमान समय में बिना कंप्यूटर के हम संचार साधनों की कल्पना, संचार साधन मतलब कम्युनिकेशन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण ढंग से हो रहा है। साक्षरता अभियान तथा प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता अभियान यानी अक्षर ज्ञान जो करवाते थे पहले, जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उनको साक्षर बनाने का, यानी उनको पढ़ाया जो जाता था, उसका जो कार्य किया जाता था उसमें भी, और जो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलते थे, यानी जो अपने बचपन में नहीं पढ़ पाए वो बड़े होकर अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलते थे। ये भी, इसमें भी कंप्यूटर की भूमिका को महत्व दिया जा रहा है। दूरवर्ती शिक्षा यानी दूर बैठकर जो दूर से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, दूरवर्ती जो शिक्षा होती है उसमें भी कंप्यूटर के महत्व को नकारना संभव नहीं है, क्योंकि दूर देश जो दूसरे राज्यों से जो हम कोरेस्पोंडेंस के कोर्स करते हैं उनके लिए हमें कंप्यूटर की ही आवश्यकता होती है। फिल्मों के निर्माण को अधिक प्रभावी बनाने में कंप्यूटर ने अहम भूमिका निभाई है। 3D तथा एनिमेशन फिल्मों के निर्माण में कंप्यूटर तकनीक का सुंदर प्रयोग किया जाता है। संगीत तथा दृश्यों के मिश्रण में भी कंप्यूटर का उपयोग कर इसे प्रभावी बनाया जा सकता है। वर्तमान में कंप्यूटर के बिना संचार की दुनिया की परिकल्पना करना असंभव है। परिकल्पना मतलब उसकी कल्पना करना असंभव है। आज विश्व के एकीकृत हो जाने की प्रक्रिया में संचार माध्यमों का महत्व बढ़ा है। एकीकृत हो जाने मतलब एक हो जाने में इन माध्यमों को सामने लाने की जरूरत पर बल दिया जाता रहा है, जिसके लिए नित्य यानी हमेशा रोज नई खोज सामने आती रही है। कंप्यूटर अब हमारी अनिवार्यता का एक अंग बन चुका है, जिसे नजरअंदाज करना शायद असंभव है। तो बच्चों, इस तरह से आपको शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए निबंध लिखना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से निबंध लिखना है। आप घर पर निबंध का अभ्यास करें। जितना ज़्यादा आप निबंध लेखन का अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छी तरह से आप निबंध लिख पाएंगे। तो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।